हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही आपका टेस्ट हो, रिवीजन हो, सभी कुछ हो, सारी की प्रिपरेशन ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाती है और वो भी 100% फ्री। तो जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि क्लास 9th का हम मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर लेकर आए हैं, तो ये भी आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए है। तो चलिए फटाफट हम तैयारी करते हैं अपने फाइनल एग्जाम्स की। तो यहाँ पर सिर्फ एक पेपर लेकर नहीं आ रही हूँ, मैं बहुत सारे पेपर लेकर आ रही हूँ। कारण सिर्फ इतना है कि आपका रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, आपकी स्पीड बिल्डअप हो जाए, आपकी सारी मिस्टेक्स आपको अच्छे से पता चल जाए जिन पर आप वर्क कर सकें, है ना। तो ज़रूरी है कि जब भी आपके सामने ये टेस्ट पेपर इस तरीके से सैम्पल पेपर लेकर आ रही हूँ मैं, तो इसे आप रिटन में सॉल्व कीजिए। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, ध्यान रखिए। क्योंकि हिंदी में अक्सर ये कंप्लेंट होती है कि मैम लिखने को बहुत होता है और टाइम कम होता है। तो उस टाइम से आपको अगर मैचअप करना है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, राइटिंग के साथ विदाउट मिस्टेक। और ये सिर्फ तभी होगा जब आप रिटन प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको कराने जा रही हूँ आज जो है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए। आपको पता है कि 9th में 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी। तो बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल परेशान नहीं हो, उनके लिए भी सैम्पल पेपर आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट। तो मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन आपका पेपर नंबर 1 है आज। देखिए ध्यान रखिएगा, आज पेपर नंबर 1 है, इसका मतलब है आगे अभी और भी पेपर आएंगे। तो जब भी आपके पास सामने पेपर आएगा तो कुछ निर्देश दिए जाते हैं। ये आदत में डाल लीजिए कि आपको ये निर्देश पढ़ने हैं और फॉलो करने हैं, क्योंकि आपको अब जो कोई भी तैयारी करनी है वो आपके अपने नेक्स्ट ईयर बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए करनी है। तो उसमें बहुत सारे निर्देश दिए रहते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। तो जब अभी से आप हैबिट डालोगे पढ़ने की और इनको फॉलो करने की, तभी हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, इसमें कई सारे अपठित गद्यांश, काव्यांश, पठित गद्यांश, पठित काव्यांश आते हैं। तो ये सब को पढ़ने में बहुत सारा टाइम जाता है। तो इस टाइम को आप कैसे बचा सकते हो? सबसे जब आपको पेपर दिया जाएगा तो 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है, 15 मिनट्स। तो उन 15 मिनट्स को आपको बहुत ही जो है चालाकी के साथ यूज़ करना है। कैसे करेंगे आप? जब आपको पेपर मिला तो तुरंत ही अपठित गद्यांश और पद्यांश को आपको पढ़ना है। चूँकि ये आपके एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे तो फटाफट इनके आंसर्स आपको निकाल लेने हैं। तो कि जब आपका रिटन वर्क, जैसे ही रिटन टाइमिंग स्टार्ट होगा, आपको तुरंत इसके आंसर लिखने हैं। तो 15 मिनट इनफ है आपके लिए अपठित गद्यांश और काव्यांश पढ़ने के लिए। फिर जो पठित गद्यांश और काव्यांश आता है वो तो आपका पढ़ा ही है, इसलिए उसके आंसर्स निकालने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उन 15 मिनट्स में आपको करना क्या है? पेपर में जितने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन्हें ठीक से पढ़ना है और उसके साथ ही गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना है। तो इससे आपके जो वो 3 घंटे लिखने का जो समय है वो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। तो समय आपका रहेगा 3 घंटे का। आपके पूर्णांक रहेंगे 80 मार्क्स का, मतलब टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। अब क्या है इसके इंस्ट्रक्शंस देखिए। यहाँ पर 2 खंडों में विभक्त रहेगा, आ और बा में। दोनों ही खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो बहुत ज़रूरी है कि 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चंस रहेंगे और पूरे ही 17 क्वेश्चन आपको करने हैं। यथासंभव प्रत्येक खंड के क्रमशः उत्तर दीजिए। कहने का मतलब है क्वेश्चन आपको लाइन से करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका अपठित गद्यांश, क्वेश्चन नंबर 2 है अपठित काव्यांश, वो करना है। फिर आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आ जाएंगे, व्याकरण के प्रश्न आ जाएंगे नंबर 3, 4, 5, 6 में। फिर 7 में आपके पास पाठ्य पुस्तक के हैं, तो वो आपको सीक्वेंस से काम करना है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। आ में आपके टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी एक खंड आ में आपके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 49 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। टोटल एमसीक्यूज बेस्ड है, ये नहीं कि आपकी मर्जी है कि आप कोई के भी दीजिए, कोई के। आपको अंदर विकल्प के 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तभी आप करेंगे। खंड बा आपका वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें हर प्रश्न के साथ आपके सामने विकल्प मौजूद है। बहुत ध्यान से आप सभी निर्देशों को पढ़िए, विकल्पों को पढ़िए और तब उत्तर दीजिएगा। तो सबसे पहले खंड आ में हमारा जो बहुविकल्पीय खंड है टोटल, उसका पहला प्रश्न जो आ रहा है वो है अपठित गद्यांश। गद्यांश को पढ़ने का बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आते हैं हमारे पास में कि मैम इसमें हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उत्तर नहीं मिलते हैं या बहुत टाइम लगता है। तो बेटा ये चीज़
कोई भी चीज़ हो, आप विदाउट प्रैक्टिस काम नहीं कर पाओगे। तो हमेशा प्रैक्टिस करो। इसीलिए आपके लिए हम सैम्पल पेपर लेके आए हैं। जितना आप एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के साथ आप गद्यांश को पढ़ेंगे, आपको आंसर निकालना उतना आसान होगा। और आप प्रैक्टिस करो। सिर्फ इसके 2 ही तरीके हैं, कंसंट्रेशन एंड प्रैक्टिस। तभी आप गद्यांश और काव्यांश कर सकते हैं। तो क्या दिया गया? दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है, इस पे आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 ही प्रश्न के उत्तर हमको देने हैं। गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़िए। अब आपको हम ध्यान लगाने का, अभी तो यहाँ मैं पढ़ने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप पढ़ो और उत्तर आप दो, तो यहाँ पर वीडियो चल रहा है, आप मेरी वॉइस को म्यूट कर दीजिए और आप खुद पढ़िए। फिर उसके बाद आप रिवाइंड करो, फिर जो मैं पढ़ रही हूँ उसको आप सुनो। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, पहले म्यूट करिए। पहले शॉर्ट पे जो आप शुरू करेंगे, पहले जहाँ मैं गद्यांश पढ़ रही हूँ, आप अपने आप उस गद्यांश को पढ़ना। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही मैं गद्यांश पढ़ के ख़त्म करती हूँ, फिर से आप रिवाइंड करो, यहाँ पर आ जाओ गद्यांश के स्टार्ट में, और फिर आप मेरी वॉइस को ओपन कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, और फिर जो मैं पढ़ रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्या है देखिए, श्रम से थके आ रहे मनुष्य ने जीवन में आई नीरसता से छुटकारा पाने हेतु अनेक साधन खोजे हैं। मानव ने थके मन को स्फूर्तिमय बनाने हेतु विभिन्न उत्सव व पर्वों का सहारा लिया। ये त्योहार चाहे प्रकृति की घटनाओं को आधार बनाकर मनाए जाते हों, चाहे धर्म को आधार बनाकर, सभी जन जागृति से प्रेरणा स्रोत हैं। त्योहार उमंग और उत्साह भर कर हमारे अंदर स्फूर्ति जगाते हैं। यानी कि देखिए, जब त्योहार आते हैं तो हम लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वही उमंग और स्फूर्ति होती है। महापुरुषों की मनाई जाने वाली जयंतियाँ मानवीय मूल्यों को प्रगाढ़ करती हैं। अब जो बहुत महापुरुष होते हैं, उनकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं, वो हमें ये याद दिलाती हैं कि उन लोगों ने कितने अच्छे अच्छे काम किए, उनके मूल्य कितने अच्छे रहे। मूल्य का तात्पर्य यहाँ मनी से नहीं होता, मूल्य के तात्पर्य होते हैं कि उनके जो अपने जीवन के लिए सिद्धांत रहे हैं वो चीज़ें। इन्हीं त्योहारों से भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, धार्मिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ता है। इनसे सांस्कृतिक गरिमा की भी रक्षा होती है। सांस्कृतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इन्हीं त्योहारों से ही हमारा अस्तित्व सुरक्षित है व सुरक्षित रहेगा। सामाजिक समरसता को बढ़ाने वाले त्योहारों को हमें शालीनता से मनाना चाहिए, ताकि इनकी पवित्रता व गरिमा चिरस्थायी रहे। तो ये तो हमारा गद्यांश हो गया। अब इस पे आधारित प्रश्नों को देखिए। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मनुष्य ने जीवन में पर्वों का सहारा लिया, क्यों लिया है? थकान बढ़ाने हेतु, मन को स्फूर्ति में बनाने हेतु, वो घटनाएं दिखाने हेतु, नीरस बनाने हेतु। तो क्यों हमने लिया है त्योहारों का सहारा? वो है मन को स्फूर्ति में बनाने के लिए। मतलब देखिए, हम डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ऊब जाते हैं। जैसे ये त्योहार आते हैं, हमारे अंदर हर एक चीज़ करने की बहुत ज़्यादा उमंग आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो ये हमारे अंदर क्या भरता है? स्फूर्ति भरता है। त्योहार किसके प्रेरणा स्रोत हैं? नीरसता के, जनजागृति के, घटनाओं के या श्रम साधना के? तो किसके हैं स्रोत? वो हैं आपके जन जागृति के, लोगों के अंदर जागृति उत्पन्न करने के। नेक्स्ट आते हैं, त्योहारों से बढ़ता है, क्या बढ़ता है? प्रेम, भाईचारा व सद्भाव या सांप्रदायिकता। तो बढ़ता क्या है? वो है आपका प्रेम, भाईचारा और सद्भाव। त्योहारों को शालीनता से मनाना चाहिए, ताकि उनकी क्या रही? पवित्रता व गरिमा बनी रहे, सामाजिक समरसता बढ़े, सामाजिक समरसता और गरिमा चिरस्थायी रहे, नीरसता से समाज सुखी रहे। तो यहाँ पर क्या होगा? हमें क्या है? त्योहारों को शालीनता से मनाना चाहिए, ताकि उनकी सामाजिक समरसता और गरिमा चिरस्थायी रहे। सांप्रदायिक शब्द में प्रत्यय है। अब आपको बताना है प्रत्यय कहाँ लगता है। आपको, आपने प्रैक्टिस करी है ना, प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के अंत में लगता है। जो पहले लगता है वो उपसर्ग और बाद में लगता है, तो आपका क्या कहलाता है? प्रत्यय। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? सांप्रदायिक। तो यहाँ पर अब लास्ट हमने क्या बोला? सांप्रदायिक। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या निकला आपका? वो निकला आपका इक प्रत्यय, यानी कि पहला। तो यहाँ पर हो गया संप्रदाय, और ये यहाँ पर छोटी ई की जो मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा हो गई, और ये हमारा का। तो ये हमारा क्या लग गया? प्रत्यय। और ये इतना हो गया हमारा संप्रदाय मूल शब्द
हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी उपसर्ग और प्रत्यय का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगेगा और प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगेगा। बोलने में ही आपको प्रत्यय में अलग जो है अलगपन दिख जाएगा। जैसे हमने बोला सांप्रदायिक, तो यहाँ पर देखिए हमने लास्ट वर्ड क्या इक पे जो है फोकस किया, तो वो हमारा प्रत्यय हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास आ रहा है प्रश्न संख्या 2, वो है अपठित काव्यांश। तो क्या दिया, दिए गए काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश अपठित है तो बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा क्या रहता है, कविता बेस या पद बेस इस तरीके से रहता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। काव्यांश पढ़ेंगे और इस पे आधारित 5 प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। क्या दिया है, वह प्रदीप जो दिख रहा झिलमिल दूरी नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, चिंगारी बन गई लहू की बूंद गुरु गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़कर मत देखो चरण चिन्ह जगमग से, शुरू हुई आराध्य भूमि है क्लांति नहीं रे राही, और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से, बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं, थक कर बैठ गए क्या मंजिल दूर नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, कभी कभी हम उनसे हार कर बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जब हम कहीं पर भी किसी भी रास्ते पे, इसको आप इजी वे में समझो भाई, ये जीवन क्या है, एक रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं। उसी तरीके से जैसे आप घर से निकलते हो या थोड़ी दूर आपको कहीं स्कूल जाना है या आपको किसी शॉप पे जाना है, आप अगर आपका लक्ष्य है उस स्कूल तक पहुंचना, तो रास्ते में अगर आप थक जाओगे तो क्या आप बैठ जाओगे, या आप कहीं पर ऐसा हो कि रास्ता थोड़ा सा खुदा है तो तुम सोचो यहाँ पे बैठ जाते हैं, जब रास्ता बन जाएगा तब हम क्रॉस करके जाएंगे। इज इट पॉसिबल? आप क्या करोगे, उससे दूसरा रास्ता ढूंढोगे कि इसको हम फांद के चले जाते हैं या इसके ऊपर हम कुछ रख देते हैं, उसके ऊपर हम चढ़ के चले जाएंगे, ऐसा होता है ना। उसी तरीके से हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें थक कर हार कर नहीं बैठना है, हमें उनसे लड़ना है, उनसे लड़कर आगे निकलना है, रास्ता बनाना है। तो कोई भी जीवन की कोई भी मुश्किल हो, ऐसा नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है, बस हमें ठंडे दिमाग से उस सोल्यूशन को ढूंढने की ज़रूरत होती है। क्या है, कवि ने मंजिल की पहचान क्या बताई है, रास्ते की समाप्ति, दीपक की झिलमिलाहट, ऊंचा लक्ष्य या मंजिल स्वयं बताती है। तो यहाँ पर कवि ने मंजिल की पहचान बताई है दीपक की झिलमिलाहट। दीपक की झिलमिलाहट हमारा वो लक्ष्य होता है जिसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें पाना है। जैसे आपने अभी अपने रिसेंटली लक्ष्य क्या बना कर रखा है कि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो वो एक क्या कहते हैं, झिलमिलाता सा दीपक है, वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो हमारी मंजिल है। नेक्स्ट है, चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से का क्या आश्रय। इस पंक्ति का क्या मतलब है, पैर से निकलने वाला गर्म खून अंगार जैसा बन गया, पैर से बहने वाला खून आग जैसा चमक रहा है, जीवन के कष्ट ही प्रेरक व मार्गदर्शक बनकर दूने जोश से कार्य कराते हैं, आदमी कष्टों से घबरा जाता है। तो क्या है, चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से। इस पंक्ति का आश्रय है जीवन के कष्ट ही प्रेरक और मार्गदर्शन बनकर दूने जोश से कार्य कराते हैं। अर्थात क्या है, हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं और यही हमको प्रेरणा प्रदान करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं और हमें जो है बताते हैं कि हमें यहाँ पर जाना है, हमारे अंदर हमको हारना नहीं है, ये सारी चीजें। पथिक के पांवों में लड़खड़ाहट क्यों आने लगी है, चाल ही ऐसी है चलते चलते थकान के कारण या भटकने के कारण। तो यहाँ पर उसे थकान हो गई है, इस कारण उसके पैरों में लड़खड़ाहट आने लगी है। आराध्य भूमि का भाव क्या है, आराध्य भूमि यहाँ पर किस भाव से व्यक्त की गई है, पूजा स्थल, मंदिर या शिवालय, सच्चा कर्म क्षेत्र, व्यक्ति की नौकरी या धंधा। तो यहाँ आराध्य भूमि से तात्पर्य है सच्चा कर्म क्षेत्र। हर व्यक्ति का कर्म क्षेत्र अलग अलग होता है, तो जहाँ पर हम सच्चे मन से काम करें वो हमारी आराध्य भूमि हो जाती है। कहने का आराध्य भूमि का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो स्थान जो पूजनीय हो, जहाँ पर हम पूजा करते हैं।
तो वो हो जाता है ऐसा स्थान जो बहुत पवित्र होता है। लेकिन इस अगर गद्यांश के हिसाब से हम पद्यांश के हिसाब से भाव देखें तो हमारी कर्म भूमि है, और कर्म भूमि कहते हैं ना कि जो है कर्म ही है वो सच्चा धर्म है। तो हम अगर अच्छे से कर्म करते हैं तो वो जिस जगह हम कर्म कर रहे हैं वो जगह पवित्र हो जाती है, पूजने योग्य हो जाती है। तो इस पंक्ति में जो ये जो हमने काव्यांश पढ़ा है, इसमें आराध्य भूमि से तात्पर्य जो है हमारा सच्चा कर्म क्षेत्र है। उपर्युक्त कविता में संदेश निहित है। किस चीज का संदेश निहित है? बाधाओं व कष्टों से ना घबरा कर लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, लक्ष्य तक पहुंचना होगा, लक्ष्य तक पहुंचने का साहस जुटाओ, कार्य करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर उपयुक्त कविता में जो संदेश है वो हमारा क्या है? बाधाओं व कष्टों से ना घबरा कर लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे जितनी बाधाएं आए, जितने भी कष्ट आए, उन सभी से लड़कर हमें ये आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरा। यहाँ पर दो हमारे पास काव्यांश है। पहला काव्यांश हमने पढ़ लिया, अब दूसरे काव्यांश पे आते हैं। आप दोनों में से कोई एक काव्यांश कर सकते हैं। अब हर सिंगार का झरना बंद है, झर रहा था जब, आंगन भर रहा था जब, सराहते थमता नहीं था कोई, अब जब उसका झरना शांत है। अब जब शिराओं का ढांचा है, अब जब स्वयं छाया मात्र, सांत्वना के बोल देने कौन आएगा सूनी बेला में आज। तो यहाँ पर इस काव्यांश में बताया गया है कि खुशियां जो हैं झरती रहती हैं, कभी कभी मौसम ऐसा भी आता है कि नहीं रहती हैं। तो यहाँ हर श्रृंगार के माध्यम से इस चीज को व्यक्त किया गया है। जब हर श्रृंगार जल रहा था तब क्या होता था? तब खुश होते थे, सब प्रशंसा करते थे, सब आते थे, सब फूल ले जाते थे। तो जब हर श्रृंगार झर रहा था तब क्या था? सब प्रशंसा करते थे। मतलब जब मेरे अंदर गुण थे तो सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे और मैं खुश था। यहाँ झरना शब्द से तात्पर्य क्या है? झरना तो एक तो वाटरफॉल को भी झरना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर झरने से तात्पर्य क्या है? पानी का गिरना, फूलों का खिलना व टपकना, झरने जैसी आवाज करना या गिरना। तो यहाँ झरने का तात्पर्य है फूलों का खिलना और टपकना। फूल खिलते हैं तो देखिए अपने आप झर के जमीन में गिर भी जाते हैं। तो यहाँ झरने से तात्पर्य खिल के उनका गिर जाना। अब जब स्वयं है छाया मात्र, इस पंक्ति का आश्रय क्या है? दुबला, अनुपजाऊ, जर्जर पौधा या बीमार। तो यहाँ अब जब स्वयं है छाया मात्र पंक्ति से आश्रय है वो है जर्जर पौधा। यानी कि जब पौधा जो सूख जाता है, उसकी हालत कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है सूखने से पहले, तो वो होता है जर्जर स्थिति। सूनी बेला में क्या होता है? कोई पास नहीं आता, लोग नफरत करते हैं, सांत्वना के बोल बोलने वालों का नितांत अभाव है, लाचारी का मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ सूनी बेला से क्या होता है? सूनी बेला में क्या होता है? वो है आपका सांत्वना के बोल बोलने वालों का नितांत अभाव है। मतलब लोग हमें कोई भी ढांढस बंधाने वाला नहीं है। उपर्युक्त कविता का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अब हमें इस कविता का शीर्षक देना है। तो क्या है? झरना, हर श्रृंगार, कल और आज, जवानी और बुढ़ापा। तो यहाँ पर जो उपयुक्त शीर्षक है वो रहेगा आपका हर श्रृंगार, कल और आज। जब कल झरता था तो सभी प्रशंसा करते थे, और आज क्या है? आज लोगों का अभाव है, लोग हैं ही नहीं प्रशंसा करने वाले। अब हम आ जाते हैं हमारे खंड आके तृतीय प्रश्न से। यहां से हमारा प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6 ये व्याकरण आधारित प्रश्न है। तो जो हमारे व्याकरण के 4 टॉपिक है ना, उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित प्रश्न है, जिनमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 1 मार्क्स ईच है, यानी कि 4 मार्क्स के 4 प्रश्न रहेंगे। दुर्दिन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अब देखिए यहाँ पर मूल शब्द, यहाँ पर उपसर्ग बताना है तो पहले रहेगा। तो दिन हमारा क्या है? ये मूल शब्द है। तो यहाँ पर आपका उपसर्ग क्या हो गया? दुर। यहाँ यानी कि दु और रा जो ऊपर लगा है रेफ में, ये हमारा दुर। तो सही हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिल गया है, वो है हमारा गा। नेक्स्ट आते हैं,
अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अब क्या है, अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अब आपको दिखाना है अन, अनजान, अनपेक्षित, अनादर या अनुमान। तो जो नहीं है हमारा अन से, वो है आपका घा अनुमान। तो देखिए यहां पर क्या है, अनजान तो मूल शब्द हो गया, ये उपसर्ग हो गया। अनपेक्षित, अन प्लस उपेक्षित, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आते हैं अनादर, अन प्लस आदर, ये हमारा हो गया अनादर। तो इसमें आपने सभी देख रहे हैं कि अन अन जो उपसर्ग लगा है सिर्फ अनुमान में नहीं लगा, अनुमान में जो उपसर्ग लगा है वो है अनु। नेक्स्ट आ जाते हैं भुलक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय व मूल शब्द बताइए। तो भुलक्कड़, भूल प्लस अक्कड़, क्या होता है, भूल नहीं होगा, क्या होगा, भूल प्लस अक्कड़। तो सही आपका जो आ रहा है वो है खा, भूल प्लस अक्कड़, ये हमारा जो है प्रत्यय, भूल प्रत्यय रहेगा और अक्कड़, सॉरी क्या कहते हैं, भूल मूल शब्द रहेगा और अक्कड़ प्रत्यय रहेगा। नेक्स्ट आते हैं बचत में प्रयुक्त प्रत्यय है, क्या है प्रत्यय, बचत। तो बच जो हो गया वो हमारा मूल शब्द हो गया और ता हमारा प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रत्यक्ष में उपसर्ग है, प्रत्यक्ष में उपसर्ग क्या रहेगा बताइए। अब यहां पर प्रत्यक्ष जो बनता है वो है प्रति प्लस अक्ष, किससे बनता है, प्रति प्लस पक्ष अक्ष। तो यहां पर क्या है, प्रति प्लस अक्ष से बनता है, दिख रहा है आपको। तो यहां पर हमारा जो उपसर्ग हुआ वो क्या हुआ, प्रति। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास समास आधारित प्रश्न हैं। अब यहाँ पर या 5 प्रश्न पूछे गए हैं, सिर्फ 4 प्रश्न के हमें उत्तर देने हैं। क्या है, जलवायु का विग्रह कर समास का नाम बताइए। जल वायु, तो देखिए दोनों अपोजिट शब्द हैं, ठीक है, तो इनके साथ हमारा क्या लग जाएगा, जल और वायु, क्या लगेगा, जल और वायु। और जिसमें लगता है वो हमारा समास कौन सा होता है, वो होता है द्वंद्व समास। तो यहाँ पर घा हमारा ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं नवरात्रि का विग्रह कर समास का नाम बताइए। तो क्या होगा, नवरात्रि का समूह, क्या होगा, या नवरात्रि का समाहार। तो यहाँ पर जो सही आप देख रहे हैं नवरात्रियों, और यहाँ पर क्या आ रहा है, पहला जो पद है वो हमारा संख्यावाची है, तो सीधे सीधे द्विगु समास है। तो क्या है, नवरात्रियों का समाहार अर्थात द्विगु समास हमारा एकदम सही होगा। नेक्स्ट आते हैं शरणागत का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। शरणागत यानी कि शरण में आया हुआ या शरण में आगत, ठीक है। तो में लगा हमारा, तो में हमारा कौन सा आता है, ये कारक है। कारक आधारित समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। तो यहां पर हम देखते हैं, देखिए क्या, शरण में आगत तत्पुरुष समास, ये हमारा एकदम सही है का वाला। अब में के हिसाब से अगर हम कारक निकालेंगे तो क्या होगा, में कारक किस में लगता है, कौन सा कारक होता है, वो होता है आपका अधिकरण कारक। तो यहां पर सीधे सीधे क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। हम मानते हैं कि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है कारक को के हिसाब से समास निकालने में, लेकिन एक प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। पहले जब हमें भी निकालने में बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन जैसे जैसे हमने चीज़ों को पढ़ा समझा, वो हमको आसानी से आ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना आप समझते जाओगे। जैसे ही आपका समास तत्पुरुष आता है, आप तुरंत ये आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा कारक है, तो अब तुरंत ही आपको पता चल जाएगा इस कारक का ये चिन्ह है, तो ये समास रहेगा। अब है स्वर्ण कमल का विग्रह कर समास का नाम बताइए। स्वर्ण कमल, कमल, कमल हमारा विशेष्य है, इसकी विशेषता क्या है, ये स्वर्ण है अर्थात सोने के लिए। तो क्या है, सोने के समान है कमल, जो हम इसका विग्रह कर सकते हैं ऐसे। और एक आपका विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, तो सीधे सीधे ये हमारा क्या हो गया, कर्मधारय समास। तो अब दे रहे हैं स्वर्ण का है जो कमल, ये हमारा एकदम सही है, तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। नंबर 5 आते हैं सत्याग्रह का विग्रह कर समास का नाम बताइए। सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, हम यहाँ किसके लिए कर रहे हैं, सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, इसलिए सत्याग्रह हुआ। अब के लिए जो आ रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा कारक है, और कारक हमारा क्या हुआ, तत्पुरुष समास।
तो हम निकाल लेते हैं सत्य के लिए आग्रह तत्पुरुष समास। अब के लिए किस में लगता है आप बता सकते हैं, कौन से समास में लगता है, वो लगता है संप्रदान कारक में। तो ये हो गया हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट जो व्याकरण का टॉपिक है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इस पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने? 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 मार्क्स का हमारा 1 मार्क्स का 1 प्रश्न रहेगा ये। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य होगा। ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, आप देख रहे हो, सिंपल एक बात कही गई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, तो ये एक हमारा विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, तुम क्या लाए हो, अर्थ के आधार पे। अब यहाँ पर क्या है, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तुम क्या लाए हो, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं, तुम अच्छे इंसान बन सकते हो, इच्छावाचक वाक्य में बदलिए। अब क्या है, तुम अच्छे इंसान बन सकते हो, ये एक विधानवाचक वाक्य है, इसे हमें इच्छावाचक वाक्य में बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये आप अपने आप नहीं बनाओगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शंस में देखना है। क्या है, तुम चाहे तो अच्छे इंसान बन सकते हो, भगवान करे तुम अच्छे इंसान बनो, तुम अच्छे इंसान नहीं बन सकते, तुम भला अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सेंटेंस के हिसाब से देखें तो नीचे वाले ये दोनों ही जो सेंटेंस दिए गए हैं, ये दिए गए जो हमारे पास क्वेश्चन है उससे पलट गए हैं, उनका अर्थ नहीं बता रहे हैं, ये सेंटेंस ही गलत हो गए हैं। तो हमने इनको बताया। अब दो क्वेश्चन, 2 यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास ऐसे हैं जो इससे मिल सकते हैं। अब इसमें हमको देखना है कि जो अच्छा एकदम सटीक मिले। क्या है, तुम चाहे तो अच्छे इंसान बन सकते हो, मगर आप देखो तुम अच्छे इंसान, यहाँ पर चाहने की तो बात ही नहीं हो रही है ना, है ना, चाहने की बात हो रही है कि तुम चाहो या हम चाहें, बात ही नहीं हो रही। तो ये हमारा गलत हो गया कि भगवान करे तुम अच्छा इंसान बनो। अब ये हमारी इच्छा है। अब यहाँ इच्छावाचक वाक्य में हमेशा क्या रहता है, हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं, भगवान से भी जो प्रार्थना करते हैं वो भी इच्छावाचक वाक्य के अंदर आता है। तो ये हमारा एकदम सटीक है, भगवान करे तुम अच्छे इंसान बनो। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4, राजीव विद्यालय जाता है। आज्ञावाचक वाक्य में बदलिए। अब यहाँ पर क्या है, राजीव विद्यालय जाता है, ये सिंपल विधानवाचक वाक्य। अब हमें आज्ञा देनी है, तो आज्ञा देते समय क्या होगा, हम ये कहेंगे तुम राजीव विद्यालय जाओ, है ना, आगे देंगे। तो देखिए ये है राजीव विद्यालय जाओ, देखिए ये वाक्य था इसमें, राजीव को विद्यालय रोज जाना चाहिए, राजीव कब विद्यालय जाता है, शायद राजीव विद्यालय जाता। तो ये नीचे के तीनों वाक्य गलत हैं। अगर हम आज्ञा दे रहे हैं तो सीधे क्या होगा, राजीव विद्यालय जाओ, एकदम सटीक वाक्य होगा। नंबर 5 आते हैं, राधा गाती तो पार्टी जम जाती। क्या है, राधा अगर गाती तो पार्टी जम जाती। अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए। अब यहां पर आप अगर ध्यान दोगे, राधा गाती तो पार्टी बन जाती, जम जाती, तो यहां पर 2 वाक्य हैं और एक वाक्य की क्रिया से दूसरे वाक्य की क्रिया पर असर पड़ रहा है ना। एक जो क्रिया संपन्न होगी तभी दूसरे वाक्य की क्रिया संपन्न हो सकती। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या रहता है, जहाँ पर 2 वाक्य रहते हैं और एक की क्रिया दूसरे पर डिपेंड रहती है, वो हमेशा होता है संकेतवाचक वाक्य, क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर संकेत कर रहा होता है। तो सही ऑप्शन ये क्या है हमारा, संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर हमारे पास में आया है अलंकार। 5 प्रश्नों में से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भूपर में। अब अगर बाण शरीर तक नहीं पहुंचेगा तो शत्रु कैसे गिरेगा, कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह दिया गया। तो इस कंडीशन में जहाँ पर आपको किसी की तारीफ करते करते बात को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए कि जो इम्पॉसिबल हो, तो वो अलंकार हमारा क्या रहता है, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ये हमारा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो यहाँ पर क्या है, उसका फट गया सर किसी का जैसे चोट लग जाती है, सिर फट गया, जैसे लग रहा है लाल रंग से भरा एक घड़ा जो है वो टूट गया हो। तो
तो यहाँ मानो अर्थात सपोज करने की बात कही जा रही है, यानी कि मानो शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, तो जहाँ पर आपको सपोज करने के लिए बोला है, मान लो ऐसा हो सकता है, जान लो ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पर हमेशा क्या रहता है, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। तो सही ऑप्शन हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान हमने आपको पहले ही बता रखी है। जनहु, मनहु, जानो, मानो जैसे शब्द जो हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास है हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हरि अर्थात श्री कृष्ण के जो पद हैं वो किसके समान कोमल है, जैसे कमल के पत्ते। तो यहाँ समानता व्यक्त करी जा रही है। से शब्द जो आ रहा है वो समानता व्यक्त कर रहा है। तो जहाँ पर समानता व्यक्त की जाती है वो होता है आपका उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार में कौन कौन सी पहचान होती है शब्दों की, सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द की ये अगर शब्द आपके पंक्तियों में दिए हुए हैं तो आप तुरंत पहचान लो कि ये उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है, लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब लतिका अर्थात बेल, बेल जो है वो क्या भर लाई, गागरी, किससे, रस भरी हुई, मधु अर्थात शहद भरी हुई, यानी उसके अंदर खूब सारे फूल खिले हैं और उनके अंदर शहद है। तो वो क्या बोल रही है कि लो ये बेल भी जो है वो मधु का यानी कि शहद का भरा गागरी लेकर आ गई है। अब गागरी भर के लाने का काम किसका होता है, एक युवती का होता है, यानी कि मानव का होता है। और लतिका तो आपकी क्या हो गई, जड़ पदार्थ अर्थात प्रकृति से संबंधित है। तो जहाँ पे प्रकृति की तुलना मानवीय लक्षणों से करी जाती है वहां पर हमेशा क्या होता है, मानवीयकरण अलंकार। तो सही ऑप्शन है हमारा खा। नेक्स्ट आते हैं, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल हुआ है, घटा, ठीक है, और दो बार इस्तेमाल होने के साथ साथ इनका अर्थ भी अलग अलग है। पहला काली घटा, यह अर्थात घटा यहाँ पर तात्पर्य है काले बादलों से। घमंड घटा अर्थात अब जो काले बादल थे वो छट गए हैं तो उनका घमंड घट गया है अर्थात कम हो गया है। तो यहाँ घटा शब्द दो बार इस्तेमाल हुआ है मगर दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यमक अलंकार। तो सही ऑप्शन है यमक अलंकार। चलिए, हमारा व्याकरण तो खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने खंड आ के ही तीसरे सेक्शन पर, यानी कि पृष्ठ संख्या 7 पे, जहां हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से प्रश्न किए गए हैं। तो क्षितिज भाग 1 जो है हमारी वो दो खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और पद्य खंड। तो सबसे पहले हम गद्य खंड के प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर गद्य खंड पर आधारित आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है। जितने भी गद्य खंड है उसमें से एक गद्यांश रखा है, उसके आधारित प्रश्न है। यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पांचों ही प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। चलिए, क्या है, नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उसकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उसकी आंखों में वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उसकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उसकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। तो सांवले सपनों की याद जो है ये उस चैप्टर से लिया गया है कि किस तरीके से सालिम अली की मृत्यु के बाद हमारे लेखक जो हैं जाबिर हुसैन जी बता रहे हैं कि कैसे उनकी मृत्यु के बाद भी उनके आंखों की चमक नहीं गई और ना ही उनकी मौत से पहले तक उनकी दूरबीन हटी थी। दूरबीन कब हटी, उनकी मौत के बाद उठी। इस पे आधारित प्रश्न है, सालिम अली दूरबीन का उपयोग किसके लिए करते थे, पक्षियों की सुरक्षा के लिए, पक्षियों को देखने के लिए, दूरगामी दृश्य देखने के लिए या सैलानियों को देखने के लिए। तो किसके लिए करते थे, वो करते थे ये जो है पक्षियों को देखने के लिए। नेक्स्ट है, सालिम अली का जीवन काल कितने समय का था, तो उन्होंने बताया सती। सती का तात्पर्य क्या होता है, सती का तात्पर्य होता है 100 वर्ष। तो यहाँ पर सालिम अली का जो जीवन काल रहा वो लगभग 100 वर्ष का रहा। तो 100 वर्ष में कुछ ही दिन कम थे इसलिए उसको लगभग 100 वर्ष बोला गया है। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन कब उतरी, मृत्यु से पहले, उनकी मृत्यु के बाद, पक्षियों को देखते समय या उपर्युक्त सभी। तो कब उतरी थी, मृत्यु के बाद उतरी थी। नेक्स्ट है, लगातार लंबी यात्रा करने का सालिम अली पर क्या प्रभाव पड़ा। लगातार, क्योंकि वो एक पक्षी विशेषज्ञ थे, बर्ड वॉचर थे वो,
तो वो हमेशा पक्षियों को देखने के लिए वो लंबी लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। अब इन लंबी यात्राओं का उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा था? यात्रा व्यय के कारण आर्थिक संकट से जूझना पड़ा, परिवार के साथ समय न व्यतीत कर पाने से पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ा, थकान के कारण शरीर कमजोर होता गया, लगातार घूमने के कारण घर में उनका दम फूलने लगा। तो कारण क्या था? उनकी जो है लगातार यात्राओं के कारण उनका जो शरीर है वो कमजोर होता गया। थकान हो जाती है ना लगातार, तो वो उससे शरीर उनका वीक होता गया। गद्यांश में प्रयुक्त समर्पित शब्द का उपसर्ग क्या है? समर्पित, आप इसको अलग अलग करो, सम प्लस अर्थ क्या अर्पित होगा। तो यहां पर अगर आप समर्पित देखो तो यहां पर इसका विग्रह क्या होगा? सम। सम प्लस, अब ये इसमें से हमने आ निकाल दिया तो आ हमने यहां लिख दिया, फिर ये हो जाएगा पित, तो क्या हो जाएगा? समर्पित। या तो सही हमारा क्या आ रहा है? सम। सम हमारा उपसर्ग आएगा। अब आते हैं हमारे गद्य पाठों के ही से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों ही प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। क्या दिया है? सांवले सपनों की याद पाठ किस समय लिखा गया है? ये पाठ कब लिखा गया था? प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर, प्रसिद्ध लेखक जाबिर हुसैन के जन्म दिवस पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जब सालिम अली की मृत्यु हो गई थी उसके बाद ये पाठ लिखा गया था। तो सही है हमारा का, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया था। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने किस रूप में अभिव्यक्त किया है? जो दुख है वो किस रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं? गहरे दुख से उपजी पीड़ा के रूप में, सतरंगे इंद्रधनुष सपनों के रूप में, सांवले सपनों की याद में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में उन्होंने उसे व्यक्त किया है? वो है आपके सतरंगे इंद्रधनुष सपनों के रूप में। ये लाइन भी उन्होंने चैप्टर में लिखी है। अब आ जाते हैं हम अपने काव्य खंड पे। क्षितिज बुक का ही काव्य खंड है, उसको करेंगे। क्या है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश रहेगा जो हमारा जो काव्य खंड है ना, उसमें से ही एक रखा गया है यहाँ पर अंश काव्य का, और उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 ही प्रश्न के हमें उत्तर देने हैं। क्या दिया है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गई दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो ये जो काव्यांश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ये वाक ललित जी के जो वाक हैं उनमें से दिया गया है। अब क्या है? अपनी मृत्यु के निकट हैं। सुषुम मतलब नाड़ी होती है, जब ये जो नाड़ी होती है धीमी पड़ने लगती है मृत्यु के समय धीरे धीरे, और ये जो है वो हमारी जीवन और मृत्यु के बीच एक पुल का काम करती है कि अगर ये बंद हो गई तो हमारी मृत्यु हो जाती है। और सेतु जो होता है अर्थात पुल जो होता है वो हमारा क्या करता है? वो हमें एक पार से दूसरे पार ले जाने का कार्य करता है। तो यहाँ सुषुम सेतु में जो है रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया। तो क्या दिया है? मैं आई सीधी राह से गई नहीं, मतलब मेरा पूरा जीवन बीत गया, मैंने कोई भी अच्छे कर्म नहीं करे। अब क्या है? मैं अपनी मृत्यु के करीब हूं। अब मैं ईश्वर से कह रही हूं कि मुझे इस लोक से अपने लोक में ले जाओ। तो यहाँ पर ईश्वर को मांझी बताया गया है, जो नाव चलाकर हमें एक तट से उस तट पे करता है। तो मगर अब ईश्वर क्या है? मुझे इस जगह से उस जगह ले जाएंगे अगर मांझी के रूप में, तो वो उतराई, जब मैं वहाँ उतरूंगी तो वो कुछ ना कुछ पैसा, मांझी को हम पैसा देते हैं ना, तो ईश्वर तो पैसा नहीं लेते, तो वो हमसे कुछ ना कुछ मांगेंगे। उस कंडीशन में मैंने जब अपनी जेब टटोली तो मेरे पास कुछ नहीं है, अर्थात मैंने जब कुछ अच्छे कर्म ही नहीं किए तो मैं उनको क्या दूंगी जो मुझे यहाँ इस जगह से उस जगह पर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? सुषुम सेतु पर खड़ी कवयित्री का दिन यानी जीवन किस प्रकार बीत गया? हठ योग साधना करते करते अंत में प्रभु की प्राप्ति ना होने पर जीवन व्यर्थ चला गया। पुल पर खड़े खड़े कवयित्री थक गई है, इनमें से कोई नहीं। तो सुषुम सेतु पर खड़ी कवयित्री का दिन कैसा बीता? वो था प्रभु की प्राप्ति ना होने पर जीवन व्यर्थ चला गया, क्योंकि जो उनके अच्छे कर्म ही नहीं उन्होंने किए कि प्रभु उनको प्राप्त हो, तो उनका जीवन व्यर्थ चला गया। गई न सीधी राह के माध्यम से कवयित्री क्या कहना चाहती हैं? आई न सीधी राह, गई न सीधी राह। तो यहाँ गई न सीधी राह से क्या कहना चाहती हैं? प्रभु की प्राप्ति के लिए हठ योग का मार्ग अपनाना,
अच्छे कर्म करने की अपेक्षा छल कपट पूर्ण कार्य करना, कवियत्री टेढ़े मेढ़े रास्ते से गई, का खा दोनों कथन सही। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो का और खा दोनों कथन सही हैं। तात्पर्य क्या है, प्रभु की प्राप्ति के लिए हठ योग का मार्ग अपनाया उन्होंने, जिद करी कि मुझे लेना है। दूसरा है अच्छे कर्म करने की अपेक्षा छल कपट पूर्ण कार्य करना। तो यहाँ पर उन्होंने छल कपट पूर्ण कार्य उन्होंने किए थे, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे का और खा दोनों सही हैं। कवियत्री उतराई के रूप में मांझी को क्या देना चाहती है, अपनी सारी धन संपत्ति, मांझी की मेहनत का पूरा फल, अपने कर्मों का लेखा जोखा, या सदकर्मों और अच्छी भक्ति की पूंजी। तो यहाँ पर क्या देना चाहती है, वो है सदकर्म और सच्ची भक्ति की पूंजी। क्योंकि ईश्वर तो जब मांझी के रूप में कौन है, ईश्वर है, तो ईश्वर तो यही चाहते हैं, वो धन संपत्ति थोड़ी ना चाहेंगे, वो तो अच्छे कर्म चाहेंगे और सच्ची भक्ति चाहेंगे, तो वो उनके पास थी नहीं। जेब टटोली कौड़ी नपाई के माध्यम से कवियत्री क्या कहना चाहती हैं, तो क्या है, लोभ छल कपट द्वेष में फंसकर वह जीवन के सत्कर्म करना भूल गई। अब उनसे आत्मलोचन किया तो स्वयं को खाली हाथ पाया। कवियत्री की जेब में एक भी पैसा नहीं था। का और खा दोनों सही है। तो यहाँ पर क्या है, हम देखेंगे तो का और खा दोनों ही सही है, अर्थात लोभ छल कपट द्वेष में फंसकर पूरा जीवन उन्होंने बिता दिया और अच्छे कर्म नहीं किए। फिर दूसरा है, उसने आत्मलोचन किया तो स्वयं के हाथ खाली पाए। जब उन्होंने सोचना शुरू किया कि चलो भाई हम अच्छे कर्म दिखा ले, तो सोचते सोचते उन्होंने देखा तो उनके पास कुछ था ही नहीं जो वो ईश्वर को दे पाती। सुषुम सेतु में अलंकार कौन सा है, मैंने आपको अभी बताया था। सुषुम सेतु में आपका अलंकार कौन सा है, वो है आपका रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। साथ शब्द आ रहा है इसलिए अनुप्रास है और रूपक अलंकार है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 में। यहाँ काव्य खंड पर आधारित 2 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, दोनों ही प्रश्न हमको यहाँ करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है, कवियत्री ने मांझी किसे कहा है, किसको बोला है, गुरु को, नाविक को, मध्य में रहने वाले या परमात्मा को। तो मांझी उन्होंने किसको बोला, ईश्वर अर्थात परमात्मा को। कवियत्री ललित का जन्म कहाँ हुआ था, श्रीनगर के एक गांव में, कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में, हिमाचल प्रदेश में या इम्फाल में। तो ललित का जन्म कहाँ हुआ था, वो था कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। अब हम आ जाते हैं खंड बा पे। खंड बा हमारा पूरा जो है वर्णात्मक प्रश्न है। यहाँ पर हमें सारे प्रश्नों के उत्तर डिटेल में देने हैं। जो आपकी वर्ड लिमिट रहेगी उसी के अंदर आप काम करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। वर्ड लिमिट में अभी आपके लिए समय है, आप अपने आप को बांधना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये वर्ड लिमिट बहुत मायने रखती है। तो अभी से शुरू कर दीजिए कि अगर आपको 30 to 40 वर्ड्स दिया है तो आपको उतने ही वर्ड्स के अंदर काम करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। गद्य खंड के पहले प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, 3 शब्द के उत्तर देने हैं, लेकिन 25 से 30 शब्दों के बीच में। यहाँ पर एक प्रश्न हमारा रहेगा आपका 2 मार्क्स का। तो ध्यान, अब आप कैसे, अब आप बोलोगे हम कैसे वर्ड मार्क करें। ध्यान दीजिए, हर किसी की राइटिंग अलग अलग होती है, और जब हम एग्जाम पेपर में लिखते हैं तो भी वहाँ पर पेपर का साइज बदल जाता है। तो सबसे पहले जब आप लिखना शुरू करो तो आप 1 लाइन लिखना। 1 लाइन में देखो आपके कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 5 वर्ड आ रहे हैं, 4 वर्ड आ रहे हैं। जब आप 1 वर्ड में देख लोगे कि चलो मान लो 6 या 7 वर्ड आ गए, अब उसी हिसाब से आप काउंट कर लो कि 25 वर्ड कितनी लाइन में आएंगे। ठीक है ना, 4 लाइन में आ जाएंगे बस। तो यानी कि आपको कोई भी आंसर 4 लाइन से ऊपर नहीं देना है, अगर 25 से 30 शब्दों की लिमिट दी हुई है तो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको 25 से नीचे नहीं जाना है और 30 से ऊपर नहीं जाना है, ये ध्यान रखिए। भाई 31-32 जा सकता है, ठीक है, मगर नीचे नहीं करना, 23-24 नहीं करना। थोड़ा सा 1-2 वर्ड बढ़ जाए ठीक है, चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करिएगा। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। 2 बैलों की कथा के आधार पर बताइए कि कांजी हौस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। किस लिए ली जाती थी भाई, ये बताना है। 2 बैलों की कथा पाठ में वर्णित कांजी हौस पशुओं की एक प्रकार की जेल थी। उसमें प्रतिदिन पशुओं की हाजिरी पशुओं की संख्या पर नजर रखने के लिए ली जाती थी। इससे यह जानने में सुविधा होती थी कि किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई या कोई पशु भाग तो नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोंडला के पहले के आखिरी गांव में लेखक को भिखमंगे के वेश में क्यों रहना पड़ा था। तो क्या है, भिखमंगे पर डाकू हमला नहीं करते, क्योंकि वहां पे डाकू बहुत सारे आते थे।
तो डाकू यहाँ पे हमला नहीं करते। भद्र के वेश में डाकुओं का भय था, इसीलिए थोंडला के पहले के आखिरी गांव में लेखक को भिखमंगे के वेश में रहना पड़ा। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री जी के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? पठित पाठ सांवले सपनों की याद के आधार पर बताइए। तो आपको बताना है प्रधानमंत्री के सामने क्या पर तो था। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को बताया होगा कि रेगिस्तानी गर्म हवाओं के झोंकों से साइलेंट वैली के झुलसने का खतरा है, हरियाली समाप्त हो जाएगी, जीव जंतुओं के जीवन पर संकट आ जाएगा। यही जानकर चौधरी साहब द्रवित हो गए, क्योंकि वो खुद भी जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, तो इसीलिए प्रकृति से, पशुओं से संबंधित कोई भी चीज हो तो वो उनको बहुत ही ज्यादा आहत करती थी। चौथा प्रश्न है, प्रेमचंद साधारण किसानों की भांति जीवन यापन करते थे। यद्यपि वे राष्ट्रीय ख्याति के कथाकार थे, फिर भी उनका रहन सहन आडंबरहीन था। वे साधारण धोती कुर्ता पहनते थे। उनके साधारण से जूतों को देखकर उनके किन गुणों का परिचय मिलता है? तो क्या था? प्रेमचंद जी के फटे जूते। ये देखकर उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो अब आपको ये बताना है उनके व्यक्तित्व के बारे में कि वो कैसे एक साधारण व्यक्ति थे, इतने बड़े कथाकार होते हुए भी। तो क्या है? प्रेमचंद के साधारण से जूतों को देखकर हमें बुराइयों को छोड़ने का, सभी के साथ समानता का व्यवहार करने का, कभी भी दिखावा न करने की प्रवृत्ति और आडंबरहीन जीवन यापन करने जैसे गुणों का परिचय मिलता है। अब आ जाते हैं खंड बा, अर्थात हमारा जो खंड जो है काव्य खंड, उस पर आधारित। तो प्रश्न संख्या 12 है हमारी। इसमें भी हमसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं और 25 से 30 शब्दों के बीच हमें इसके उत्तर देने हैं। वर्ड लिमिट बहुत ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रही हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? पहला प्रश्न, यहाँ पे भी एक प्रश्न की जो मार्किंग है वो 2 मार्क्स रहेगी। 3 प्रश्न हो जाएंगे आपके तो 6 मार्क्स के। क्या है? बाल श्रम असफलता सरकार की है या हमारी? बच्चे काम पर जा रहे हैं, पाठ के आधार पर तर्क सहित विचार व्यक्त कीजिए। तो क्या है? यह सफलता हमारी और सरकार दोनों की है। हालांकि सरकारी योजनाएं पूर्ण रूप से उचित एवं सुचारू हैं, परंतु उन्हें सही ढंग से लागू ही नहीं किया जाता है। बच्चों को बाल श्रमिक बनने के लिए हम ही मजबूर करते हैं। हमारी विपरीत आर्थिक परिस्थितियां और बच्चों के प्रति हमारी और समाज की संवेदनहीनता अथवा संवेदन शून्यता तथा लापरवाही उनसे उनका बचपन छीन कर उन्हें बाल श्रमिक बना देती है। तो बच्चे क्या है, क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिया जाता है काम का। दूसरा प्रश्न है, मोहन के व्रत पर पंक्ति का आश्रय कैदी और कोकिला कविता के आधार पर व्यक्त कीजिए तथा उन परिस्थितियों का भी उल्लेख कीजिए जिनमें यह व्रत धारण किया गया। तो मोहन का व्रत क्या था? वो था सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए आजादी प्राप्त करना। यही चीज हमारे कवि ने भी करी, तो वो आपको व्रत यहाँ पर बताना है। क्या देखिए, मोहन के व्रत के आश्रय मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किए गए आह्वान तथा आजादी की लड़ाई से है। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। कवि भी उनके आह्वान पर नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा था। तो यही व्रत था, सब लोग अपने अपने काम छोड़ के बस अपने देश को आजाद कराने में लगे हुए थे। तीसरा है, कानिन दय उंगली रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजाइए। पंक्ति का अर्थ लिखिए तथा बताइए कि कानों में उंगली लगाकर रहने का आश्रय क्या है। यानी कि जब वो बांसुरी बजाएंगे तो हम अपनी कानों में उंगली दे देंगे, यहाँ गोपियों का ये तात्पर्य था। तो देखिए क्या है, जब मंद ध्वनि में कृष्ण की मुरली बजेगी तो कानों में उंगली देकर रहना होगा, कान बंद कर लेना ताकि मुरली ध्वनि सुनाई ना दे, क्योंकि गोपियों को मुरली से सौतीहा ढा थी, यानी कि वो उसको सौत के समान मानती थी, इसलिए उसकी ध्वनि को सुनना नहीं चाहती थी और उनकी ध्वनि को सुनकर वो एकदम जो है बावरी हो जाती थी, अपनी सुध बुध खो बैठती थी, हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान रहती थी। इसीलिए वो क्या कहती है, जब वो जब बांसुरी बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगली दे देंगे ताकि उसकी ध्वनि हमारे कानों के अंदर ना पड़े। प्रश्न संख्या 4 है, गोपी श्री कृष्ण का स्वांग क्यों रचना चाहती हैं? क्यों रचना चाहती हैं भाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो वो श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के कारण, वो क्योंकि श्री कृष्ण जो है हमेशा इधर उधर व्यस्त रहते हैं, मुरली बजाते रहते हैं या गोपों के साथ जो है खेलते रहते हैं, तो इस वजह से वो कहती हैं कि जब श्री कृष्ण हमारे साथ समय नहीं बिताते तो वो कहते हैं हम उनका स्वांग रच लेंगे।
क्या है? सखी के आग्रह पर गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण करने को तैयार हैं। श्री कृष्ण के समान रूप धारण करके वह उनके प्रति अपना अनन्य प्रेम प्रकट करना चाहती हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। हमारी हिंदी की जो पूरक पुस्तिका है कृतिका भाग 1, उससे प्रश्न रखे गए हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वर्ड लिमिट है 50 to 60 वर्ड। ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्ड लिमिट बढ़ गई है, 50 to 60 वर्ड हो गई है। तो यहाँ पर ये जो एक हमारा प्रश्न रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा? वो है आपका 4 मार्क्स का। 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 4 मार्क्स का। अच्छा, हमारी जो हिंदी की पूरक पुस्तिका है ना कृतिका, उससे हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरीय हमारे गद्य और काव्य खंड से आएंगे, ये जो क्षितिज की बुक है। लेकिन जो कृतिका बुक है उससे हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी आप प्रश्न तैयार करना, ध्यान रखना हमेशा 60 वर्ड्स के अबव ही आपको तैयार करना है। क्या है पहला प्रश्न? शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका मृदुला गर्ग के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। मृदुला गर्ग ने इसके बारे में क्या जो उल्लेख किया है वो बताना है। शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन कर्नाटक के बागलकोट कस्बे में कोई ढंग का स्कूल नहीं था। अतः बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लेखिका ने बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए प्रार्थना की। वहां क्रिश्चियन जनसंख्या कम होने के कारण लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करने की ठानी। यानी कि वहां अच्छे स्कूल नहीं थे तो बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। तो लेखिका ने ये चीज ठानी कि हम यहाँ पर स्कूल खोलेंगे। तो उन्होंने बिशप से भी रिक्वेस्ट करी। बिशप से सहायता ना मिलने के कारण लेखिका ने स्वयं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाए जाने वाला प्राइमरी स्कूल खोला व कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाई। तो ये उनके प्रयास थे जो हमने यहाँ पर उल्लेखित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथावस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो ये जो हमारी एकांकी थी कृतिका में कौन सी थी? वो थी रीढ़ की हड्डी। तो मुख्य पात्र आपको बताना है यहाँ पर कौन है। कथावस्तु के आधार पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है उमा। उमा इस एकांकी के केंद्र में है। वह संपूर्ण कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती, क्योंकि उमा को देखने ही आने वाले थे शंकर और उसके पिता। एकांकी की प्रमुख घटना उमा के विवाह से ही संबंधित है। उसे देखने लड़के वाले आते हैं, परंतु वह अपनी उच्च शिक्षा एवं लड़के शंकर की चरित्रहीनता की बात दृढ़ता पूर्वक प्रकट कर देती है। अपने सद्गुणों, आदर्शों और स्पष्टवादिता के आधार पर उमा ही इस एकांकी की मुख्य पात्र सिद्ध होती है। वह एक सच्चरित, उच्च शिक्षा प्राप्त, आकर्षक व्यक्तित्व वाली युवती है, क्योंकि उसने अपनी बात पूरी स्पष्टवादिता से कही, झूठ नहीं बोला। क्योंकि जो लोग उसे देखने आए थे वो अच्छे, भाई लड़का अच्छा नहीं था, ये चीज़ हमें पता थी। तो यहाँ पर उमा ही जो हमारी मेन कैरेक्टर में रहेगी। तीसरा प्रश्न है, नौजवान व कुत्ते के व्यवहार को देखकर आपको किन जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है? इस जल प्रलय पाठ के आधार पर बताइए। तो भाई क्या हुआ था, बाढ़ में हमारे लेखक गए तो वहां पर एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ फंसा था। तो व्यक्ति नाव में आ गया तो उन्होंने बोला कि भाई कुत्ता भी आएगा। तो लोगों ने मना कर दिया, कुत्ता नहीं आएगा। तो व्यक्ति उतर गया, व्यक्ति उतरा तो साथ में कुत्ता भी उतर गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये पता चलता है कि उनके बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। तो जीवन मूल्य जहां कुत्तों में इतना था वैसा मनुष्यों में भी होना चाहिए। तो देखिए क्या है, लेखक और उनके साथी महानंदा से घिरी बाढ़ में लोगों को राहत सामग्री बांटने गए थे। नाव पर एक डॉक्टर साहब भी थे। एक बीमार नौजवान कैंप में जाने के लिए जब नाव पर चढ़ने लगा तो उसके साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर जब कुत्ते को उतारने के लिए कहने लगे तो नौजवान नाव से कूद गया। यह देखकर उसका कुत्ता भी नाव से कूद गया। इस व्यवहार से हमें जीव जंतुओं से प्रेम करने वाले, उनके साथ मजबूत भावनात्मक संबंध रखने वाले, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने तथा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने जैसे जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। कि किस तरीके से वो अपने ये सारे जीवन मूल्य उन्होंने अपनाए हुए, हमें ये प्रेरणा जीव जंतुओं से लेनी चाहिए। अब हम आ गए खंड बा के लेखन कार्य पे, जहाँ पे हमारे पास अनुच्छेद, पत्र, संवाद, ईमेल, ये सभी कुछ रहेगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है लेखन काल का और प्रश्न पत्र का 14वां प्रश्न, वो है अनुच्छेद लेखन। यहाँ पर 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें से हमको सिर्फ एक अनुच्छेद करना है, वो भी 120 शब्दों के अंदर। संकेत बिंदु दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर इन्हें हमें करना है।
जो हम एक अनुच्छेद करेंगे वो हमारा रहेगा 6 मार्क्स का। कितना? 6 नंबर का हमारा ये प्रश्न रहेगा। तो हम 3 ऑप्शन है, तीनों ही आपको कराएंगे, मगर आपको करना एक है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की भूमिका। पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या है, विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की भूमिका। यहाँ पर जो संकेत बिंदु 4 दिए हैं वो क्या है, अद्भुत आविष्कार, उपयोगिता, दुरुपयोग, उचित प्रयोग, आवश्यक। तो देखिए ये जो संकेत बिंदु दिए रहते हैं इन्हें कभी भी हम एज अ हेडिंग इस्तेमाल नहीं करते। अनुच्छेद लेखन का तात्पर्य होता है पैराग्राफ राइटिंग। जब हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो हम कभी भी कोई हेडिंग नहीं डालते हैं। तो हमें अंदर जो कुछ भी लिखना है वो जो ये 4 चीजें संकेत बिंदु दिए गए ना, हमें सिर्फ इतना ही बताना है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो 3 ऑप्शन है, 3 में से जो भी ऑप्शन आप ले रहे हो उसे मिडिल टॉप हेडिंग में डाल देना, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करते समय ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सा अनुच्छेद लिखा है। तो यहाँ हमने सबसे पहले डाल दिया विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की भूमिका। तो यहाँ पर है, आज दुनिया आपकी मुट्ठी में है ना, मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से वो चीज़। फिर है, बस क्लिक कीजिए और सब कुछ आपकी आंखों के सामने हाजिर है। विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार है कंप्यूटर, और उसमें इंटरनेट तो सोने पर सुहागा है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो दुनिया के सभी लोगों को जोड़ने का काम करती है। इंटरनेट सुविधा ने ज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति ला दी है। समुद्र के भीतर उतरिए या आसमान की सैर कीजिए, अतीत को जानिए या भविष्य में झांकिए। दुनिया के किसी भी कोने से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए वह यहाँ उपलब्ध है। ज्ञान, विज्ञान, खेल, शिक्षा, संगीत, फिल्म, देश विदेश के समाचार, मौसम, कला, हर क्षेत्र की जानकारी यहाँ मौजूद है। चाहे तो संगीत सुनिए या खेल खेलिए, ज्योतिषी संबंधी जानकारी प्राप्त कीजिए, विवाह करवाना है या नौकरी चाहिए, खरीदारी कीजिए या सामान बेचिए, होटल की बुकिंग करवाइए, रेल का टिकट लीजिए या बिल चुकाइए। इंटरनेट पर आपके लिए सभी सुविधाएं हैं। अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए या अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाइए। ई क्लब के सदस्य बनिए और अपनी मंडली के साथ अपनी कलाएं, अपना ज्ञान बांटिए। दूर बैठे लोगों से संपर्क स्थापित कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनकी फोटो देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए। देश विदेश में कहीं भी दाखिला लेना चाहते हैं तो यहीं से फॉर्म भरिए। इलाज करवाना है तो घर बैठे अस्पतालों की जानकारी प्राप्त कीजिए, और अब तो दूर बैठे बैठे रोग का इलाज पाइए। डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर तक आने की जरूरत नहीं है। मनोरंजन और ज्ञान विस्तार का इससे अच्छा साधन और क्या हो सकता है, पर इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। जहां इतने सारे फायदे हैं तो दुरुपयोग भी है भाई। जानकारियों को हासिल करना, अफवाहें, धमकियां देना, अश्लीलता का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, पुस्तकों से दूरी आदि इसके दुष्परिणाम ही तो हैं। भाई हम आजकल बुक से दूर हो गए, पूरा टाइम इंटरनेट ही सर्फिंग पे लगे रहते हैं, सारी चीज़ें उसी से प्राप्त करना चाहते हैं। हमें विज्ञान की इस आधुनिक देन का आदर करते हुए इसके दुरुपयोग के दुष्परिणामों से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। भाई अगर फायदा पहुंचा रहा है तो नुकसान जो पहुंचा रहा है, हमें उन नुकसानों को अपने आप में नहीं होने देना है। आज इंटरनेट घर घर की जरूरत बन गया है। इसका प्रयोग करने वाले अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं, जिससे धीरे धीरे वह समाज से अलग अलग रहने वाले एक भिन्न प्रकार के फोबिया के शिकार हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं। यदि इनका प्रयोग नियंत्रित हो और समझदारी से किया जाए तो इसके लाभ हमें निश्चित ही समृद्ध करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, मगर फायदे के लिए करना है। हमें जो है ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम इसी पे लगा रहना है, नहीं तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, 3 हमने बताए थे ना, 3 है, 3 में से एक करना है। तो पहला तो हमने देख लिया, अब दूसरा देखते हैं क्या है। स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम। भाई आपको हेल्दी रहना है तो आपको जो है एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब इसको आपको बताना है इन दिए गए 3 संकेत बिंदुओं के आधार पर। इसे एज ए हेडिंग हमें कहीं इस्तेमाल नहीं करना, और दूसरी बात जो है, जो अंदर हमें लिखना है वो सिर्फ इन्हीं के आधार पर लिखना है। अपने मन से ऐसे नहीं कि कुछ भी हम लिखते चले जाएं। तो क्या दिया है, शरीर और मन की स्वस्थता, यानी कि शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। फिर है व्यायाम, आसन या प्राणायाम क्या है। फिर है स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार। ये 3 चीजें आपको बतानी है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले जो आपको करना है, जो भी आप ऑप्ट कर रहे हैं उसे मिडिल टॉप हेडिंग में आप डाल दीजिए। एक प्रसिद्ध सूक्ति है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है।
देखिए अगर हमारा हेल्थ अच्छी नहीं होती तो हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता, मन करता है लेटे रहो, बैठे रहो, किसी से बात नहीं करो। तो जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो हमारा कुछ करने का मन नहीं होता। और अगर हम बहुत अच्छे होते तो चलो घूम आते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सब हमारे अंदर रहता है ना। तो इसीलिए कहा जाता है स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब अच्छा मस्तिष्क रहेगा तो हम बहुत सारी क्रिएटिव चीजें सोचेंगे। यदि शरीर स्वस्थ ना हो तो संसार के सब वैभव आस्वाद आनंद प्रदान नहीं करते। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम उन शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं जो शरीर को स्वस्थ तथा मजबूत बनाने के उद्देश्य से की जाती हैं। इस दृष्टि से खेलकूद भी मनोरंजक व्यायाम ही है। जिम्नास्टिक है, दौड़ कूद, ड्रिल, योग आदि क्रियाएं भी व्यायाम के अंतर्गत आती हैं। व्यायाम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि शरीर को विस्तार मिलता है, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्त का प्रवाह तेज होता है, पाचन शक्ति तेज होती है, नसों का व्यायाम होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, त्वचा साफ होती है, शरीर के विकार पसीने के द्वारा बाहर निकलते हैं। मतलब जितना भी शरीर के अंदर आपका चीजें जो वेस्टेज होती है पसीने के जरिए बाहर आने लगती हैं। भूख बढ़ती है और शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है। स्वस्थ शरीर का अर्थ यह है कि हमारी देह उचित अनुपात में विकसित हो, छाती चौड़ी हो, गर्दन ऊंची तथा तनी हुई, शरीर में लचीलापन, पुट्ठों तथा डोलों की में मजबूती, पेट अंदर हो तथा आंखों में चमक हो। नियमित व्यायाम के द्वारा ही ऐसा सुंदर शरीर बन सकता है। व्यायाम करने से मन भी शुद्ध और पवित्र होता है। स्वस्थ शरीर व्यसनों को अपने पास नहीं फटकने देता। व्यसनों मतलब होता है जो बुरी आदतें होती हैं वो हमारे शरीर के पास नहीं आ पाती। बचपन का व्यायाम शरीर को बहुत लंबे काल तक शक्ति देता रहता है। इसीलिए चाहे प्रातःकालीन सैर ही क्यों ना हो, किंतु कुछ ना कुछ व्यायाम अवश्य होना चाहिए। स्वस्थ शरीर ही संसार के सब आनंदों का स्वाद ले सकता है। तो ये हो गया हमारा स्वस्थ शरीर पे। अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास में है घर में शौचालय। तो देखिए यहाँ पर जो स्वच्छता अभियान चलाया गया था उसमें एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई थी कि हर घर में एक शौचालय हो। तो उसी पर यहाँ पर आपको अनुच्छेद लिखना है। क्या है शौचालय की जरूरत क्यों है, अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है, शौचालय बनाने से लाभ क्या है। ये 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर हमें लिखना है। क्या है देखिए, स्वच्छता एक अभियान नहीं बल्कि एक आदत है जो बचपन से ही हर माँ बाप अपने बच्चे के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। टॉयलेट यानी कि शौचालय, जिस तरह जन्म लेते ही जन्म पत्रिका हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे ही शौचालय हर घर में होना आवश्यक है। पहले की बात अलग थी। शौच करने परिवार के सभी लोग घर के बाहर खुले मैदान में जाते थे। तब शौच के लिए अलग जगह बनाना कोई नहीं जानता था। मतलब पहले हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं था। पहले आप देखेंगे, बहुत पहले जाएंगे तो खेतों में खुले में लोग जाया करते थे। शौचालय घर में होने से किसी को घर के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बिना किसी शर्म के बहू बेटियां घर में शौचालय का उपयोग कर सकती हैं। शौचालय घर में होने से मिट्टी प्रदूषित कम होगी। खुले में शौच करने से हर दिन की गंदगी की भयानक बदबू बच्चों को बीमार कर देती थी, इससे सुरक्षा मिलेगी। शौचालय यानी टॉयलेट का अर्थ उस जगह से है जहां शरीर की गंदगी को बाहर निकाला जाता है, यानी विसर्जन की जगह। घर की नालियों का निकास भी सही दिशा में होना चाहिए। इसीलिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी शौचालय को उचित स्थान पर बनाना चाहिए। शौचालय होने से आवश्यकता के समय तत्काल प्रयोग में लाया जा सकता है। खुले में शौच से होने वाली संक्रमित बीमारियों से छुटकारा पाने में शौचालय सहायक होता है। बच्चे, वृद्ध व बीमार व्यक्ति के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। तो देखिए यहाँ पर शौचालय अगर घर में हो तो सभी को कहीं ना कहीं फायदा हो ही का ही। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 में। यहाँ पर हमारे सामने 2 पत्र दिए गए हैं, दोनों में से एक पत्र करना है। अब देखिए आपके पास औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र हैं। तो इस कंडीशन में आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है। यहाँ पर ये पत्र हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। कोई भी एक पत्र जो आप करेंगे वो 5 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, बस कंडक्टर के सहानुभूतिपूर्ण व विनम्र व्यवहार की प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो है उससे बहुत अच्छा व्यवहार किया है तो प्रशंसा करते हुए उसका पत्र हमें लिखना है।
अब ये मुख्य प्रबंधक को है, तो सीधे हम कहां से शुरू करेंगे, मुख्य प्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन अंबाला। दिनांक हमने दे दी, जिस भी दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं वही डेट पड़ेगी। कहने का मतलब है आपका एग्जाम अगर फरवरी में है तो आप फरवरी की जिस भी, मान लीजिए 20 फरवरी को आपका एग्जाम है तो आप 20 फरवरी की ही डेट डालेंगे। ये ध्यान रखिए, जो सन है वही सन पड़ेगा। 2023 है या 22 है, जो भी जब भी हो रहा है आपका पेपर, डेट वही पड़ेगी जिस डेट को आप लिख रहे हैं। अब आ जाते हैं विषय। चूंकि एक औपचारिक पत्र है, एक संस्था को हम पत्र लिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले विषय देंगे। क्या है, बस कंडक्टर के सहानुभूतिपूर्ण व विनम्र व्यवहार की प्रशंसा। अब है महोदय, हमेशा सम्माननीय शब्दों के साथ महोदय, मान्यवर जैसे शब्दों के साथ आप इसको शुरू करेंगे। निवेदन है कि मैं जयपुर का निवासी हूं, मैं हरियाणा राज्य की बस सेवा का कायल हूं। आपकी बस व्यवस्था बहुत कुशल, चुस्त दुरुस्त और गतिशील है। पिछले दिनों मैंने आपके एक बस चालक का ऐसा संवेदनशील और उदार व्यवहार देखा कि मैं उसका प्रशंसक हो गया। जयपुर से पानीपत जाने वाली बस संख्या RJBW 143115 का चालक रामवीर सिंह बस का कंडक्टर था। रास्ते में हमारे सामने एक स्कूटर और ट्रक की टक्कर हो गई। स्कूटर सवार लहूलुहान सड़क पर पड़ा था। सभी वाहन उसे तड़पता छोड़कर अपने अपने रास्ते पर जा रहे थे। तब राम सिंह ने बस रुकवाई। मुझे पता नहीं कि वह यात्री जीवित बचा या नहीं, परंतु उसके आपके ड्राइवर और कंडक्टर ने उसकी प्राण रक्षा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मैं उनके ऐसे मानवीय और उदार व्यवहार की प्रशंसा करता हूं। आपके विभाग से निवेदन करता हूं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले, कि मतलब और लोग भी प्रयासरत रहें इस तरह के अच्छे कार्य करने के लिए। भवदीय नवनीत ताल, तो यहाँ नवनीत लाल, तो यहाँ पर जहाँ नीचे नवनीत लाल लिखा है इस जगह आप अपना नाम देंगे। ठीक है, अपना नाम हम सिर्फ एक कंडीशन में बदलते हैं, जब क्वेश्चन में दिया हो कि आपका नाम ये है, आपको ऐसे ऐसे करना है। अगर नहीं दिया है तो उस जगह हर जगह आप अपना नाम ही लिखेंगे पत्र में, ये ध्यान रखिएगा। तो दो चीजें पत्र में जो ध्यान रखनी है, वो डेट, जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हो वही डेट रहेगी, और दूसरी चीज अपना नाम, नीचे हमेशा अपना नाम दीजिएगा। कभी भी आबासा और काखा का जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। अब आ जाते हैं दूसरा पत्र जो अथवा करके दिया है। अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखकर धन्यवाद दीजिए कि आड़े वक्त में उसने किस तरह आपका साथ दिया। अब मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो ये क्या है, एक अनौपचारिक पत्र है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस देते हैं जहां हम रहते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 335A गांधीनगर, 335A गांधीनगर, जयपुर, दिनांक 20 मई। तो दिनांक के आपको फॉर्मेट पता है, औपचारिक पत्र में अलग तरीके से लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र में अलग तरीके से। देखिए इसमें हमने मई ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपके लिए वही लागू होगा, जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं वही डेट डालेंगे। फिर आते हैं प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कार। तो देखिए ये एक अनौपचारिक पत्र है तो इसमें विषय तो रहेगा नहीं। फिर आते हैं, संसार के सभी लोग एक जैसे नहीं होते, तुम जैसे अच्छे मित्र विरले ही होते हैं। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि तुम जैसे भले मित्र ने मुझे बेहद परेशानी के दिनों में आर्थिक सहायता करके मेरा साथ दिया। एतद् में हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन क्षणों को जीवन भर याद रखूंगा। तुम्हारा सन्मित्र सुशील कुमार राठौर। तो यहां पर आप अपना नाम दे देंगे। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 16। यहाँ क्या दिया है, निम्न में से किसी एक विषय पर लघु कथा लेखन कीजिए। हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, हमें दोनों में से किसी एक पर लघु कथा लिखनी है। ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। तो पहला है हमारा पास ऑप्शन, मैले कपड़े। ठीक है, तो देखिए लघु कथा के लिए आपको इमेजिनेशन पावर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आपके साथ कोई रियलिस्टिक घटना घटी हो तो आप उसे भी एक कथा बनाकर लिख सकते हो। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक बार सज्जनपुर नगर में एक संत रहते थे, वे बहुत विद्वान थे। एक बार वे अपने 2 मित्रों के साथ किसी कार्य से जा रहे थे। तभी एक आदमी आया और उस संत को भला बुरा कहने लगा, लेकिन उसके चुप होते ही संत मुस्कुराते हुए चल दिए। जैसे वो जो भला बुरा कह रहा था वो चुप हो गए, वो व्यक्ति चुप हो गया और संत ने कुछ नहीं कहा और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। यह देख उस व्यक्ति को और क्रोध आया, वह संत के साथ उसके पूर्वजों को भी गालियां देने लगा। संत ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। आखिर में वह व्यक्ति निराश होकर चला गया।
मतलब बुरा बुरा कहता रहा। जब उन्होंने कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया तो वो क्या हुआ, वो हार कर चला गया। उस व्यक्ति के जाने पर शिष्यों ने संत से पूछा कि आपने उस दुष्ट व्यक्ति को जवाब क्यों नहीं दिया। तब संत ने शिष्यों से अपने पीछे आने को कहा। कुछ देर बाद वे तीनों संत के घर पहुंचे। संत अंदर गए और कुछ मैले कुचले कपड़े लेकर बाहर आए। उन्होंने शिष्यों से वे गंदे कपड़े पहनने को कहा। उन गंदे कपड़ों में बहुत बदबू भी आ रही थी। शिष्यों ने हाथ में लेते ही उन्हें फेंक दिया। कपड़ों की दुर्गंध उनसे सहन नहीं हुई। संत ने कहा, जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों के स्थान पर गंदे बदबूदार कपड़े नहीं पहन सके, उसी प्रकार मैं भी उस व्यक्ति द्वारा कहे अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सका। इसीलिए प्रत्युत्तर में मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा। इसीलिए मुझे उसके द्वारा कही बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। हम जब भी बोलें तब मीठा ही बोले, कटुआ अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात हुई कि जब हम गंदे कपड़ों को वेयर नहीं कर सकते हैं तो किसी के दिए गंदे शब्दों को हम क्यों अपने ऊपर लेते हैं और फिर गंदे शब्दों का प्रहार करते हैं। हमें उन गंदे शब्दों को ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो लघु कथा का दिया गया है, वो क्या है, गड़ा धन। एक बार एक किसान था, उसके पास काफी जमीन थी। वह किसान बहुत परिश्रमी था। वह खेतों में बहुत मेहनत करता, जिससे फसल बहुत होती थी। लेकिन उसके 4 लड़के थे। चारों ही बहुत आलसी थे, मतलब काम नहीं करना चाहते थे। वे खेती के काम में किसान की मदद नहीं करते और सारा दिन यहाँ वहाँ घूमते रहते। किसान उन्हें बहुत समझाता, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आती, जिससे वो किसान बहुत परेशान रहता। लेकिन किसान की पत्नी उसे यह कहकर सांत्वना देती, बड़े होने पर बच्चे समझदार हो जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। किसान वृद्ध हो गया, लेकिन उसके लड़कों को समझ नहीं आया। मतलब वो उनको हेल्प बिल्कुल करते ही नहीं थे बच्चे। पिताजी वृद्ध हो गए, अकेले ही काम करते रहते थे। जब किसान का अंत समय आया तो उसने अपने 4 लड़कों को अपने पास बुलाकर कहा, मैं आज तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। हमारे खेत में एक खजाना गड़ा है। मैं चाहता हूं तुम खेत को खोदकर खजाना निकाल लो और चैन से जीवन यापन करो। खजाने के बारे में सुनते ही आलसी बेटों की आंखों में चमक आ गई। लेकिन खजाना खेत में किस तरफ गड़ा है, यह पूछने से पहले ही किसान की मृत्यु हो गई। खजाने के लालच में चारों भाइयों ने पूरे खेत की गहराई तक खुदाई की, लेकिन उन्हें कहीं खजाना नहीं मिला। वे निराश हो गए। तब किसान के मित्र ने उन्हें खेत में कुछ बीज बोने की सलाह दे दी कि भाई तुमने खेत को तो पूरा गुड़ाई कर ही दी है, खोद दिए तो मतलब गुड़ाई कर दी, अब तुम बीज डाल दो। चारों ने वैसा ही किया। चारों ये देखकर हैरान रह गए कि इस बार जैसी फसल पहले कभी नहीं हुई। मतलब इतनी मेहनत करके उन्होंने गुड़ाई करी थी तो नीचे की जो उपजाऊ मिट्टी थी वो ऊपर आ गई, और जब बीज बोया तो भाई फसल बहुत अच्छी हुई। वे समझ गए किसान उन्हें किस खजाने के बारे में बताना चाहता था। अब उन्होंने खेतों में कठिन परिश्रम कर खजाना प्राप्त करने की सीख मिल चुकी थी। यानी कि आपको खजाना भी तभी प्राप्त हो सकता है जब आप मेहनत करोगे, और खेत तो भाई खजानों से भरा होता है, बस हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है। तो ये था गड़ा धन जो बताना चाहता था किसान। अब आ जाते हैं हमारे पास में लघु कथा और ईमेल लेखन। इन दोनों में से हमें कोई एक चीज करनी थी। तो अब 2 हमारे पास ऑप्शन थे, दोनों में से या तो आप दोनों लघु कथा में से एक करिए या आप ईमेल करिए। तो यहाँ पर ईमेल में क्या दिया गया देखिए, अपने कर्मचारियों को कार्य समय में परिवर्तन की सूचना देते हुए लगभग 100 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। मतलब आप एक फैक्ट्री के जो हैं वो मैनेजर हैं, आप ऐसा मान लो, और जो है आपने जो है जो टाइम होता है फैक्ट्री में लोगों का वर्किंग के जो टाइम होते हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, उनमें चेंजेस किए हैं। तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको ईमेल के जरिए सभी को देनी है। ठीक है, तो कैसे देंगे, तो आपको पता है फ्रॉम, यानी कि आपका जो नाम है उसी से आप यहाँ पर ईमेल बना दोगे। तो हमने ईमेल आईडी बना दी munna@gmail.com। तो आपका जो भी नाम है आप उससे ईमेल आईडी बनाओगे। अब आप अपने जो फैक्ट्री है उनके कर्मचारियों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए आप जो भी कर्मचारी इमेजिनेटिव कर्मचारी बनाइए और उसके नाम से ईमेल दे दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद नीचे से आपका फॉर्मेट सीधे कैसे शुरू हो जाएगा, जैसे हैं हम एक औपचारिक पत्र लिखते हैं। विषय लिखेंगे हम कार्य समय में परिवर्तन की सूचना देने हेतु। प्रिय साथियों, हमारी कंपनी बढ़ रही है और हर हफ्ते परियोजनाओं की अच्छी आमद हो रही है।
यह आपको समर्पित और समयबद्ध होमवर्क से संभव हुआ है। इसे बनाए रखने हेतु हमने तय किया है कि काम के घंटे 30 मिनट बढ़ा दिए जाएं, यानी कि 30 मिनट्स उनमें इंक्रीज किया जा रहा है। संशोधित समय सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक होगा। यह 5 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। सुझावों के साथ आइए, यदि हो तो आपसे मतलब आप कोई सुझाव हो अगर तो आप लेकर आ सकते हो। सभार मुन्ना भाई, मैनेजर ऑफ कंपनी। आप यहाँ पर मुन्ना भाई की जगह आप अपना नाम लिखोगे, मगर जब आप अपना नाम लिखोगे तो वही ईमेल आईडी आपको ऊपर आगे बनानी होगी जहां फॉर्म में आप लिखोगे। चलिए अब आ गए हम अपने प्रश्न पत्र के आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 पे है। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें किसी सभी विद्यार्थियों के से निर्धन बच्चों के लिए पुस्तक कोष में अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकों का उदारता पूर्वक योगदान देने हेतु अनुरोध किया गया है। मतलब हम लोग जब बुक पढ़ लेते हैं, हम लोग दूसरी क्लास में चले गए तो हमारी जो पुरानी पुस्तकें हैं वो क्या करते हैं, रद्दी के भाव भेज देते हैं, तो गलत है। तो जो लोग निर्धन हैं उनको आपको पुस्तकें दान देनी है, तो इसकी सूचना तैयार करनी है। स्कूल की तरफ से ये जो है कोष बनाया जा रहा है। ये प्रश्न हमारा रहेगा 4 मार्क्स का। तो देखिए जब हम सूचना तैयार करेंगे ना, तो सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है वो क्या चीज़ है, आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। हमेशा सूचना आप एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ही देंगे। तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स बनाया। अब सबसे पहले जिस भी संस्था की तरफ से दिया जा रहा है, तो हमने क्या दिया, सर्वोदय विद्यालय, महोबा नगर, उत्तर प्रदेश, ये दे दिया। अब ये क्या है, एक नोटिस है, तो हमने सूचना दिया। अब सूचना का विषय क्या है, विद्यालय में पुस्तक कोष की स्थापना, ये दे दिया। अब ये सूचना किस डेट को इशू हो रही है, तो डेट आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी आप डेट वही डालोगे जिस डेट को आप सूचना एग्जाम पेपर में लिख रहे हैं, वही डेट रहेगी। डेट दे दिया। फिर क्या है, समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि निर्धन बच्चों के लिए विद्यालय में पुस्तक कोष की स्थापना की गई है ताकि शिक्षा प्राप्ति में उन्हें सहायता दी जा सके। अतः सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपनी पुरानी पुस्तकें पुस्तक कोष में जमा कर इस नेक कार्य में भागीदार बने। इच्छुक विद्यार्थी पुस्तकालय अध्यक्ष से संपर्क करें। आज्ञा से संचित पुस्तकालय अध्यक्ष। तो यहाँ पर संचित की जगह आप अपना नाम देंगे और आप एक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में ये सूचना दे रहे हैं। अब अथवा करके हमारे पास एक संवाद आया है, या तो आप जो है ये सूचना तैयार करिए या ये संवाद करिए। संवाद में भी दोनों में से जो भी आप करेंगे 4 मार्क्स ही आपको उसके लिए मिलेंगे। क्रिकेट मैच के विषय में 2 मित्रों के मध्य होने वाला संवाद लगभग 80 शब्दों में लिखिए। ध्यान रखिए वर्ड लिमिट 80 शब्दों में लिखना है आपको। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अब यहाँ पर संवाद लिखने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। पूरा प्रोपोर्शन बराबर लिखना है। 2 लोगों के बीच संवाद है तो दोनों लोगों के संवाद बराबर होने चाहिए। कमल, तुम कैसे हो सोहन? सोहन, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम कैसे हो? जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं ना, तुम कैसे हो, मैं ऐसा हूं, या तुम वैसे हो, जैसे एक फॉर्मल इंट्रो होता है वैसे शुरू हुआ। फिर है कमल, ठीक हूं, अच्छा क्या तुमने कल का क्रिकेट मैच देखा? सोहन, मैंने देखा था लेकिन पूरा नहीं। कमल, क्या तुमने विराट कोहली की बल्लेबाजी देखी? सोहन, हाँ देखी थी, क्या बल्लेबाजी की थी उसने, मजा ही आ गया। कमल, उसने 110 रन बनाए, नॉट आउट के जरिए उसे मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। रन भी उसने बताए और मैन ऑफ द मैच भी बना। सोहन, हाँ, और भारत का स्कोर 310 था। कमल, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराया। सोहन, यह तो ऐतिहासिक जीत थी। कमल, मैच के चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया, अच्छा चलता हूँ, बड़े जोरों से भूख लगी है। सोहन, अच्छा मैं भी चलता हूँ। तो ये मैच के लिए एक जो बीच छोटा सा संवाद होना था हमने लिख दिया और दोनों अपने अपने घर चले गए। तो इस तरीके से हमारा संवाद, याद रखिए 80 वर्ड्स में है, बहुत लंबा हमें लिखना नहीं, बहुत लंबे लंबे वाक्य हमें नहीं बनाने, छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। दोनों जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सोहन और कमल को हमने बराबर बराबर प्रोपोर्शन दिया है, बराबर बराबर डायलॉग्स दिए हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर करोगे। तो ये संवाद के साथ ही हमारा ये पूरा प्रश्न पत्र संख्या 1 खत्म हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। तो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में बहुत ही सारे फायदे भी हो जाएंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेपर के साथ हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम कई सारे पेपर्स आपके लिए लेकर आएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।